हेलो, कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, आज हम इसके ऊपर पूरी की पूरी बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, इसका थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है भाई, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पहले समझते हैं। उसको समझने के लिए इसके दो वर्ड से बना हुआ है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का तो हम मतलब जानते ही हैं। आपने कहीं मैनेजमेंट तो पढ़ी ही होगी, तभी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो आप। मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है। तो बेसिकली फाइनेंस पहले मतलब क्या होता है, पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, द प्रोविज़न ऑफ मनी। तो बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है द प्रोविज़न ऑफ मनी when it is required। क्या मतलब है इसका, कि पैसे का होना आपके पास जब चाहिए। पैसे की होना, प्रोविज़न का मतलब आप पैसे को कहीं ना कहीं बचा के रख रहे हो। तो अगर आप पैसे को बचा के रख रहे हो एक जगह पे कि ताकि उसको ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसा नहीं है खाली, क्योंकि पैसा तो किसी भी चीज़ का रहता है। जब किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए पैसा चाहिए, वो आप लाते हो, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। प्रोविज़न ऑफ मनी, ठीक है, मनी का आप जो मनी किसी काम के लिए चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। मैनेजमेंट का मतलब क्या, उसको यूज़ करना, यानी कि इसको प्लानिंग अप करना, फाइनेंस की कैसे प्लान करूँ, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। ठीक है, वही चीज़ होगी ना, उसको कैसे डायरेक्ट करूँ एंड कंट्रोल करूँ, ये आपका मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पैसों की मैनेजमेंट करना। क्या मतलब है कि आप जो भी पैसा कहाँ से लाओगे, पहले तो कितना पैसा चाहिए, कहाँ से लाना है, और उसको कैसे यूटिलाइज करूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इट इन्वॉल्व्स या इट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब ही प्रोसेस, मैनेजमेंट हमेशा प्रोसेस होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंड को रेज करना, बल्कि उसका यूटिलाइजेशन भी करना, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे सब कुछ आता है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है कि पहले फंड्स को उठाना, मार्केट से उठाना। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, दोनों फ़र्क है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम करते हैं कि क्या आपको फंड्स कितना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उसको मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर हम पहले पैसे को कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है, विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमारा बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है, शेयर होल्डर की कमाई को बढ़ाना है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, आपके पास कितनी जायदाद पड़ी हुई है, आपके पास कितना सब कुछ है। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। हमारा जो मालिक है उनकी पैसे की वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, अपने पैसे की वैल्यू को नहीं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उनकी पैसे की वैल्यू को बढ़ाना, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पैसे को सिर्फ मार्केट से उठाएंगे नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से पैसा लाना है, बट कहाँ लगाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली हमारा यही मतलब होता है, लेकिन इसमें दो अप्रोचेस है। ठीक है, इसकी दो अप्रोचेस है, उसको भी पहले समझ लेते हैं। दो अप्रोचेस क्या क्या। पहली अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच देखो भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से मेरी बात समझो।
ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि पहले ये कहता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खाली मतलब यही है कि आप पैसे को कहाँ पर लाओगे, कहाँ से लाओगे, यही आपका मतलब था पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले मतलब ही यही था खाली कि पैसे को कहाँ से लाना है, खाली ये नहीं था कि पैसे को कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, कुछ भी नहीं था। तो ये आपकी अप्रोच क्या कहती है कि भाई पैसे को कहाँ से लाया जाए, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस में पैसे का मतलब फंड्स हो गया। खाली मनी बोलेंगे तो मनी तो कहीं से भी यूज़ करते हैं, जब फाइनेंस बोला है तो किसी काम के लिए आपको पैसा चाहिए और वो पैसे को लाते हैं, उसको बोलते हैं फंड्स। सो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम, जैसे कि लैंडिंग बॉडी, अगर आपको कोई लोन लेना है तो आप लैंडिंग बॉडी पे जाओगे, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट हो गया, या फिर आपका बिल्स रिसीवेबल हो गया, कई सारे होते हैं, वहाँ से आप लाओगे। या फिर आप फाइंडिंग आउट वेरियस सोर्सेज, जब आप या तो आप बड़े सारे फाइंडिंग आउट कई सारे आप सोर्सेज फाइंड कर रहे हो कि इक्विटी से लाना है, डेट से लाना है, कहाँ से पैसा लाना है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ इसी को फोकस करती थी। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट खाली मतलब यही था, लेकिन उसके बाद मॉडर्न अप्रोच आई। मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खाली मतलब ये नहीं है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसे को कहाँ से लाया जाए, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन भैया पैसे को अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेकार है। आप पैसा ले भी आओ, बहुत अच्छे से आपने ले आए, आप उसकी कॉस्ट भी कम कर दे, आप सस्ता ले आए, बाहर से पैसा आपने सस्ता रेज कर दिया, लेकिन मेरे भाई अगर आप उसको यूटिलाइज ही सही नहीं करोगे, उस पैसे की वैल्यू का फिर आप कोई फ़ायदा उठा सकते हो। आप पैसे को कहीं पे ले आए, आप आपके हाथ में पैसा है, आप उसको कहीं से सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो वो फ़ायदा क्या उस पैसे का। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा है कि आपके बेसिकली मॉडर्न अप्रोच में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पहले तो यही चीज़ कि भाई पैसे कहाँ से लाना है, उसको बढ़िया सोर्स को फाइनेंस कर, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और उसके बाद कैसे इसको बाद में जो पैसा कमाया मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ठीक है, इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। तो ये कैसे किया जाए, ये तीन तरीके, इन तीन को ही मॉडर्न अप्रोच में डाला गया है। और मॉडर्न अप्रोच इसका सबसे पहला मतलब होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें बेसिकली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, कि आपका उस पैसे को कहाँ लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जो पहले पैसा कमाया है उसको बांटूं या ना बांटूं। तो ये तीन डिसीजन हमारे मॉडर्न अप्रोच में होते हैं कि पैसे को कहाँ से लाया जाए, दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, उसको कहाँ से बढ़िया सोर्स से पैसा लाया जाए, फिर कहाँ लगाया जाए, किस तरह से कहाँ पर सही से लगाया जाए, फिर डिविडेंड डिसीजन। तो ये बेसिकली मॉडर्न अप्रोच में कहा गया है। तो आई होप इतना कि आपको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है। इसको आप अच्छे से बना के आप बड़े बड़े तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, इसको करेक्ट बोल सकते हो कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एक्चुअल में, और ये इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर। एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया, इट इज़ एन इनडिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसको आप कई तरीके से पॉइंट को लिख सकते हैं कि इट इज़ एन फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, या इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो। बेसिकली मतलब एक ही निकलेगा, इट इज़ एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इनडिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट में।
जो भी आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं ना, उस सब का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारे इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती है। अगर मैं पैसे सही नहीं लाऊंगा तो फिर मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, मार्केटिंग में जो पैसा खर्च होगा वो कैसे हो पाएगा, प्रोडक्शन कैसे हो पाएगी, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, उन सबको सही तरीके का पैसा देना पड़ेगा ना, सबको सही दे। प्रोडक्शन चाहिए आपको, मार्केटिंग चाहिए, R&D में पैसा लगाना है, हज़ारों चीज़ों पे पैसा लगाना है, वो सब फाइनेंस पे डिपेंड है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ना। पैसा का अगर हम मैनेज सही नहीं कर पाएंगे तो पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा। कोई किसी को पता नहीं कहाँ तो कितना पैसा किस किस को देना है, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हो पाता है ये। उसके बाद हमारा है अगला पॉइंट, कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मतलब कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार कर दिया हो गया काम, या एक साल कर दिया हो गया काम। जब तक आपका बिजनेस है तब तक आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस का ऑपरेशन इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, फंड से ही तो आपकी बिज़नेस चल पाता है, पैसे से तो सारा काम होता है। तो अगर आपका जब तक बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, तो आपका कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूसली फॉर दी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जब तक आपका बिजनेस चल पा रहा है तब तक आपको ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है और इसको देखते रहना पड़ता है, ताकि हम सक्सेसफुली बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके, मैनेज कर सके। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। उसके बाद ये बहुत ही एनालिटिकल है एंड वाइडर फॉर्म है इसकी, बहुत ही एनालिटिकल है। इसमें बहुत ही सोच समझ के बस सारा का सारा इसमें थिंकिंग प्रोसेस है बहुत बड़ा। ये बहुत ही मोर एनालिटिकल है, आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। आपको कई सारे इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसे कई सारे। तो बहुत ही एनालिटिकल है, आपको कई सारे चीज़ों को सोच समझ करना पड़ता है और बहुत ही वाइडर फॉर्म है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ फाइनेंस को बस अरेंज कर दिया, या पैसे को आपने सिर्फ कहीं से ले आए, या फाइनेंस खाली रोल प्ले नहीं करता। इसके साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। आपको सरप्लस को भी देखना पड़ता है कि कैसे इसको मैनेज करना है। आपको ये भी देखना पड़ता है आपने जो लेंडर है, आपने जो क्रेडिटर्स है, उनके साथ कैसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे फोकस करता है ना। तो जब शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना होता है तो आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो लोगों के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे हुए तो आप सप्लायर से माल जल्दी ले सकते हो, क्रेडिटर को जल्दी पैसा दे सकते हो। डेटर के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो डेटर आपको जल्दी पैसा देगा। आपकी जो वेल्थ है वो तभी बढ़ पाएगी जब आप सोसाइटी को अच्छे तरीके से आप गुड्स अच्छे प्रोवाइड करोगे। तो वाइडर फॉर्म है आपका। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस पे फोकस करी जा रही है, फाइनेंस तो है ही, बट फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें और भी चीज़ें, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद मेज़र ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए काम आता है, क्योंकि फाइनेंस से ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर पाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही, क्योंकि पैसे से ही तो अकाउंटिंग होती है। अगर पैसे का ही हम मैनेज सही नहीं कर पाएंगे तो अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे ना। अकाउंटिंग तो सारी मॉनेटरी टर्म में होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम फिर मेज़र कर पाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, प्रीवियस ईयर की, पास्ट ईयर से, है ना, सब कुछ मेज़र कर पाते हैं। तो ये तो सीन है सारा फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड नेचर है इसका। क्या है? बहुत ही सेंट्रलाइज्ड नेचर है। मतलब ये ना बेसिकली इसमें क्या है कि आपका ना बहुत ही एक ही डिपार्टमेंट सारा मैनेज करता है, ठीक है। इसको हर डिपार्टमेंट को नहीं दे देता कि आप भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो। ये एक ही जगह से मैनेजमेंट होती है आपका, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होती है सारी चलिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी सेंट्रलाइज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही सारी की सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपकी कोऑर्डिनेट होती है, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अलग अलग, ठीक है। फिर अगला है हमारा बिजनेस कोऑर्डिनेशन। बिजनेस कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये अलग अलग वही चीज़ है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को ये कोऑर्डिनेट कर देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट
अलग अलग डिपार्टमेंट को, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका R&D डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, क्योंकि यही से ही पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाता है और पैसा जाएगा तो ही काम हो पाएगा ना। उसके बाद है हमारा हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप अच्छे खासे डिसीजन ले सकते हो। टॉप मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्पफुल मिलती है इसके अंदर कि टॉप मैनेजमेंट सोच समझ के कर सकता है कि हाँ, कि अब मुझे अगला क्या करना है, फ्यूचर में क्या आपको करना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हो, आप काम कर रहे हो कि सही नहीं कर रहे हो, जिससे आप टॉप मैनेजमेंट आगे के फ्यूचर के प्लान्स बना सकता है कि बिज़नेस को बढ़ाना है या क्या करना है, उसके करेक्टिव एक्शन ले पाता है डेविएशन देख के। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो भाई, सबसे पहला है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, जो कि बेसिक यही मेन ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ही मेन ऑब्जेक्टिव है, बट अगर आप इसको लंबा लिखना चाहो तो आप इसको अदर ऑब्जेक्टिव में भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके दो ऑब्जेक्टिव मेन है। सबसे पहला है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि आप फोकस सिर्फ यहाँ पर करते हो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एक कमी है इसके अंदर कि प्रॉफिट कौन सा ये नहीं पता, क्योंकि प्रॉफिट बहुत तरीके के होते हैं। नेट प्रॉफिट हो सकता है, EBIT हो सकता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आप टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हो। कौन सा प्रॉफिट भाई, टैक्स वाला, बिना टैक्स वाला, ये नहीं बता रखा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सबसे बड़ी कमी है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने सोचते हैं, तब उसकी वजह से हम कुछ गलत रास्तों भी चल सकते हैं, करप्शन हो सकती है, आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। कि प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब हो गया कि आप सिर्फ अपना सोचोगे, बाकी गए बाहर में। आप ये सोचोगे ना, अपना सोचोगे, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए चाहे जैसा मर्जी हो। चाहे आप हमेशा करंट के बारे में सोचोगे कि आज प्रॉफिट हो, फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है आपकी वैल्यू को बढ़ाने का, आपकी शेयर प्राइस को बढ़ाने का। और शेयर प्राइस क्या होता है, कैसे बढ़ता है, आपकी नेट, इसको बोल सकते हैं नेट प्रेजेंट वर्थ बढ़ाने का। कि भाई यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि आपकी नेट प्रेजेंट वर्थ बढ़े, यानी कि जो शेयर होल्डर के जो पैसे हैं, अर्निंग है, वो बढ़े। और वो तभी बढ़ पाएगी जब आप सब चीज़ों को साथ में लेके चलोगे। आप सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपना देख रहे हो सकता है कि आप ये शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा हो, बट फ्यूचर के बारे में भी सोचोगे कि भाई सबको ध्यान रखना है, आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, आपको लेंडर का ध्यान रखना है, आपको क्रेडिटर का ध्यान रखना है, एम्प्लॉय को ध्यान रखना है। इन सभी की वजह से आपकी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ पाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है आपके पास हो, यहाँ पर सिर्फ कैश फ्लो पे फोकस करा जाता है, कैश फ्लोस। और कैश फ्लोस कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू वाला। मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि पैसे की वैल्यू आज की कितनी है। ये नहीं देखा जाएगा कि हो सकता है कि आपकी भाई प्रॉफिट वाले में क्या होगा, हो सकता है कि आपके बुक में प्रॉफिट दिखा रहा हो 50 लाख का, बट एक्चुअल में आपको पता चला कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा तो 50 लाख है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं 50 लाख के, हो सकता है आपके सिर्फ कैश 20 लाख का हो। और ये हो सकता है फ्यूचर में कमाओगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू तो देख ही नहीं रहे। तो ये फोकस करता है एक्चुअल में आपकी लिक्विडिटी, आपकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है उस पैसों की, तब जाके आपका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट तो अपना बढ़ेगा यार, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका एक छोटा सा पार्ट है वेल्थ का। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक प्रोडक्ट टर्म है जिसमें सब कुछ कवर करा जाता है, जिसमें आपकी अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। यहाँ पर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ भी सकती है, नहीं बढ़ सकती, बट यहाँ जरूर बढ़ेगी। और अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ भी हो सकता है कि भाई EPS को बढ़ाना। EPS बेसिकली यही होता है, शेयर होल्डर की अर्निंग को बढ़ाना, या फिर रिजर्व को बढ़ाना ताकि हम ग्रोथ एक्सपेंशन कर सके। क्योंकि अगर पैसा होगा तो ग्रोथ, अगर रिजर्व नहीं बनाएंगे तो फिर फ्यूचर में ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना,
काम को अच्छे से कर पाए, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। लिक्विड एसेट्स को अपने बढ़ाना, ताकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी कंपनी के अंदर होगी तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती किसी को पैसे पे करने में। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसको आप लिख सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। यही मेरे आज की वीडियो का टॉपिक था, जिससे आपकी थ्योरी पार्ट जो है थोड़ा सा कवर हो जाए, आप अच्छे से बना के लिख पाओ। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से बना के आप लिख सकते हो। और वीडियो पसंद है तो भाई लाइक जरूर कर देना यार, कमेंट में बताओ कैसे लगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।